अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं कुछ नई उमंगों के साथ, नए ख्वाबों के साथ। और खुश रहिए जहाँ भी हैं आप लोग। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, प्यार बांटें और ख़ुद भी खुश रहें। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज उन्होंने कहा है कि वो कुछ अलग सी खबरें लेकर आए हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आज उनके पास डिफरेंट क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? तो रियाज साहब, आप कह रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि आज कुछ आप अलग तरह की न्यूज़ लेकर आए हैं। उसमें तो हम बात करेंगे, दोनों खबरें एक तरह से पुरानी हैं, आज की नहीं है ताज़ा, लेकिन वो बड़ी इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के बरक्स हैं, एक मुल्क के हवाले से, एक गैर मुल्क के हवाले से, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो अभी पिछले दिनों आपने देखा कि मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर था कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ है लाहौर में, तो जो खोकर बरदरान थे जो PMLN के हैं, नवाज शरीफ के बहुत करीबी लोग, उन्होंने तकरीबन उनके कब्ज़े से 177 कैनाल ज़मीन जो सरकारी मिल्कियत थी वो छुड़ाई गई। उस पर उन्होंने अपने महल तामीर कर रखे थे, शॉपिंग प्लाजाज थे, यहाँ तक कि बहुत मासूम सी हमारी एक मिनॉरिटी है पारसी, उनकी ज़मीनों पर भी इन्होंने तकरीबन 18 कैनाल पर ज़मीन थी उसको कब्ज़ा कर रखा था। और वो थे एडल जी डिंशा जी, जिनके नाम से हमारे पास NED कॉलेज है, जिन्होंने वो ख़ानदान की मिल्कियत थी, उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, अब सवाल ये है, आप देखिए कि ये कब्ज़ा आज तो नहीं हुआ, उस पर महल बने हुए यानी पिछले अदवार में, लेकिन अदालत भी खामोश थी, पुलिस भी खामोश थी, हुकूमत भी खामोश थी, यानी उनकी जो कहते हैं हिमायत हासिल थी। और फिर मज़े की बात यह कि सभी जमहूरी दौर में हुआ, कोई आमरियत के दौर में नहीं हुआ, आमरियत के दौर में, और लेकिन सब खामोश रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। और अब मीडिया, अफसोस की बात यह है कि उनको मजलूम बनाकर पेश कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी कोई ज़ाती बड़ी मेहनत की कमाई की बनाई हुई थी, उसको कर दिया है। और ये सारा हमारे मुल्क में हो रहा है, और सिर्फ पंजाब में या लाहौर में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। लेकिन इट्स वेरी कॉमन। अब तो आप देखें कि हर जगह ही देखें कब्ज़ा माफिया, ऐसे लोगों की सालों से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके ऊपर कब्ज़ा हुआ हुआ है। और ये तो हम बहुत बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो हाल ये है कि अगर कोई किसी के घर में रह रहा होता है और उसे 10-15 साल से वो उस घर में है, तो वो समझते हैं कि ये घर हमारा ही है। अगर वो किराए पर भी हैं तो वो उस पर भी कब्जा करके बैठ जाते हैं, और जो मालिक मकान है वो उसको निकाल नहीं सकता। तो हमारे यहाँ तो लॉज ही इस तरह के नहीं बने हुए भी हैं, तो उनको ना तो फॉलो किया जाता है, ना ही जो मजलूम लोग हैं उनकी मदद के लिए कुछ किया जाता है। इसे हम जमहूरियत कहते हैं, लेकिन जमहूरियत क्या है अब मैं आपको बताता हूँ जी। अच्छा, आप शिकायत करती हैं कि मैं हमेशा अमेरिका की बात करता हूँ, हमारा मीडिया भी। मैं आज बात करूँगा जर्मनी की, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ा मजबूत मुल्क इकोनॉमी जहाँ से उसके ऊपर 18 साल से एक खातून वज़ीर आज़म हुकूमत कर रही थी, अवाम की मुंतखब, कोई वो नहीं कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती से आ गई है, अवाम हर साल 18 साल से जर्मन अवाम उन्हें मुंतखब कर रहे थे। एंजेला मर्केल, मिसेस एंजेला मर्केल, और उसकी खूबी ये है, उनका नाम ये है, मैं पहले बताऊँ, उनको लेडी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेडी ऑफ द वर्ल्ड। और कहा जाता है कि एंजेला मर्केल 6 मिलियन मर्दों के बराबर है। आप इससे अंदाज़ा करें। अभी उन्होंने वज़ारत उज़्मा छोड़ी और अपनी पार्टी की लीडरशिप भी किसी अपने रिश्तेदार को, भांजे, भतीजे, बेटे, बेटी को नहीं दी, बल्कि पार्टी के हवाले कर दिया, वो जिसको चाहे लीडर बनाए। सिलेक्ट हुए, ठीक है। और जब वो रुखसत हुई हैं तो पूरा मुल्क, पूरे जर्मनी में लोग अपने बालकनियों पर, सड़क पर, जिस वक्त वो अपने वज़ारत उज़्मा के हाउस से बाहर जा रही थी, सरकारी इमारत से, तो 6 मिनट तक पुरजोश तालियों में उन्हें रुखसत किया वहाँ से। अब ऐसा क्या किया एंजेला मर्केल ने? एंजेला मर्केल वज़ीर आज़म बनने से पहले जिस छोटे से फ्लैट में रहती थी, पूरे 18 साल तक भी वहीं रही। अच्छा। उन्होंने कोई ज़मीन नहीं बनाई, कोई जायदाद नहीं, कोई कारें नहीं, कोई जहाज़ नहीं। उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, अपने किसी मनपसंद आदमी को ओहदों पर तैनात नहीं किया। डेडिकेशन के साथ मुल्क की खिदमत की, और 18 साल में जर्मनी को बहुत ही मजबूत इकोनॉमी की शक्ल दी, जिसके सिले में उनके अवाम उनको मुंतखब भी करते रहे, मोहब्बत भी करते रहे। और ये जो उनकी रुखसती है, ये इसकी मिसाल ये कहते हैं कि जर्मनी में, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक मुझे पता है कि दुनिया की तारीख़ में भी नहीं मिलती कि कोई बरसर इक़्तिदार शख्स जब इक़्तिदार छोड़े तो अवाम उसको इस तरह से रुखसत करें पूरे। अब एंजेला मर्केल को देखिए कि वो उसी फ्लैट में रहती थी जो बिल्कुल आम आबादी के दरमियान था, और उनके घर में कोई हाउसमेड नहीं थी,
हमारी ये तो मेरे और आपके घर में हाउसमेट्स होती है, एक से ज़्यादा भी होती हैं। हाउसमेट नहीं थी वज़ीर आज़म 18 साल से जर्मनी जैसे मुल्क की, वो और उनके शौहर ख़ुद घर के सारे काम करते थे, इवन कपड़े भी धोते थे वॉशिंग मशीन में, रात को धोते थे जब बिजली ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रही होती है वहाँ के हिसाब से, तो उस वक्त वो अपना बिजली बचाने के लिए रात में कपड़े धोते थे और उसकी आवाज़ भी इतनी स्लो रखते थे कि जो दीवार से मिले हुए जो दूसरे घर हैं वो लोग डिस्टर्ब ना हो। फिर उनकी सादगी का अंदाज़ा कीजिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि मैडम आप कपड़े अपने बड़े रिपीट करती हैं, बार बार वही कपड़ों में नज़र आती हैं। तो उसने कहा कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, हुक्मरान नहीं कहा, उसने कहा मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, कोई मॉडल नहीं हूँ कि जो मैं अपने कपड़े चेंज करूँ। तो अब देखिए ये वो जमहूरियत है जिसने मुल्क को बनाया, इतनी बड़ी इकोनॉमी के वज़ीर आज़म 18 साल। अब आप ज़रा कंपेयर करें इस जमहूरियत को जर्मनी की और हमारी जमहूरियत। तो आप ये देखें ना, फिर वो मुल्क तरक्की भी करते हैं, फिर वहाँ की आवाम जो है वो खुशहाल भी होती है, वो मुल्क भी खुशहाल होते हैं और मिसाल बनते हैं पूरी दुनिया के लिए, जहाँ पे कि इस तरह के लीडर, इस तरह के हुक्मरान होते हैं। हमारे यहाँ तो कोई ज़रा सा किसी को ओहदा मिल जाए तो वो अपने आप को समझने लगता है कि सारा मुल्क शायद उसी का हो गया है। इसके मैं ये बात प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की बात नहीं कर रही, किसी बहुत छोटे लेवल की, तो वो भी इस लेवल पे मिनिस्टर्स जो हैं वो भी ये समझते हैं कि बस अब तो ये सारा मुल्क हमारा है और हम बने ही इसलिए, इस पोस्ट पे आए ही इसलिए कि हमने लूटना है और पहले तो अपनी जेबें भरनी है। अफसोस की बात देखिए कि हमारे पास इतने दिनों तक इस ऑपरेशन के ऊपर बात होती रही, मीडिया रोता रहा, बिसोरता रहा कि बड़ा जुल्म हो गया। किसी मीडिया ने आपने कहीं ये खबर नहीं पढ़ी होगी, सुनी नहीं होगी, ना देखी होगी एंजेला मर्केल की, जबकि बहुत ताकतवर तरीन सियासी शख्सियात में दुनिया के शुमार होती थी वो जर्मनी की और यूरोपीय यूनियन की ख़ास तौर से। लेकिन बिल्कुल मीडिया ने ब्लैकआउट किया। हालांकि यही चीज़ दिखानी चाहिए जो कि आंखें खोलने के लिए हो हमारे हुक्मरानों की, हमारे सिस्टम की, आवाम की, लोगों को पता तो चले कि दुनिया में किस तरह के लीडर हैं, किस तरह के हुक्मरान हैं। क्योंकि यहाँ पे तो हम अगर आप देखें तो लोग इतने आदी हो गए हैं करप्शन के भी और जुल्म सहने के, मैं तो कहूँगी इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें अब पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि उनको इस तरीके से दबा के रख दिया गया है और चीज़ों में इतना फंसा दिया है कि वो सोच ही नहीं सकते इससे आगे। हाँ, ये भी आप कह सकती हो। असल में ये हमारा भी अपना कसूर है कि कहीं ना कहीं से तो हमें इत्तलात मिलती हैं, ऐसी पता चलती है। और ये खाली एंजेला मर्केल तो चली गए हैं, और भी यूरोप के मुल्कों के वज़ीर आज़म हैं जो साइकिल पर अपने प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। इंग्लैंड का वज़ीर आज़म 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहता है और जब वो उसकी मुद्दत ख़त्म होती है तो अपना सामान खुद उठाकर लोड कर रहा होता है गाड़ी में। ये हमने खुद आंखों से देखा हुआ है। तो आप देखें ना, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो इंग्लैंड में कहाँ पे रहते हैं जी, अभी भी कहाँ रहते हैं। उनकी आप प्रॉपर्टीज़ देखें और वो देखें कि वो जिन अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो वहाँ के तो वो जो इंग्लैंड के लोग हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जब हम ऐसे लोगों को मुंतखब करेंगे और एंजेला मर्केल जैसे लोगों को, और हमारे मुल्क में भी हैं ऐसे लोग, मैं समझता हूँ, ये मायूसी की बात नहीं है। हमारे मुल्क में भी ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं मुहिब वतन जो मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी कौम की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है या नाबीना हो चुके हैं कि उनको नज़र नहीं आते। सब्र ख़त्म हो गया है, पेशेंस ख़त्म हो गया है। जर्मनी 2 जंगें बर्दाश्त की है इसने, तबाह हाल। और ये वो जर्मनी है, मैं आपको बताऊं कि 1962 में पाकिस्तान ने इनको $10 करोड़ इमदाद दी थी, $10 करोड़ की 62 में। और आप देखिए कि आज वो जर्मनी किस मुकाम पर खड़ा हुआ है। उनको ऐसे लीडर्स मिले, हमने ऐसे लीडर्स तलाश भी नहीं किए और आए भी हैं अगर ऐसे लीडर्स, तो इस सिस्टम ने उनको बिल्कुल किनारे से लगा दिया या आगे आने भी नहीं दिया ना, आगे आने भी नहीं दिया। और बात वही है कि जब तक, सबसे बड़ी बात मैं तो ये समझती हूँ कि जब तक हमारे यहाँ के लोग तालीम याफ्ता नहीं होंगे, और तालीम याफ्ता से मेरी मुराद सिर्फ डिग्री ले देना नहीं है, क्योंकि डिग्री ले के भी लोग जाहिल रहते हैं अक्सर। तो जब तक एक शऊर नहीं आएगा, तालीम आम नहीं होगी, तो जब तक लोग ये समझेंगे भी नहीं कि उन्हें करना क्या है अपनी ज़िंदगी में। और वही बात है कि हम जुल्म सहने के आदी हो चुके हैं और उसको सहते रहते हैं और आदी हैं इतने कि बस ठीक है, ऐसा ही सिस्टम है, इसी में हमने रहना है। ऐसी बात नहीं है, चेंज आता है और चेंज ला सकते हैं हम लोग।
सो इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे रियाज साहब। ये तो ऐसा टॉपिक है कि पाकिस्तान में हम जी जितनी हाँ। भी बात करें कम हो रहा है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपसे मिलते हैं अपना पाकिस्तान में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान और अब मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सना फातिमा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे मुलाकात करते हैं और आज मैं उनसे बातचीत करूंगी कुछ पैंडेमिक के हवाले से, जिसने कि पूरी दुनिया को जो है हिला के रख दिया है। और अभी तक हम समझ रहे थे कि शायद नया साल शुरू हुआ है तो इसमें चीज़ें जो हैं बेहतर हो जाएंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और वैक्सीनेशन आ चुकी है, लेकिन अभी तक भी उस वैक्सीन का क्या रिज़ल्ट है और कितने अरसे में इस पैंडेमिक से, कोविड से हमारी जान छूट सकेगी, कब तक लाइफ जो है लोगों की इसी तरह गुजरेंगी, नॉर्मल ज़िंदगी कब तक लोग गुजारना शुरू करेंगे दोबारा से, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं हम सना से। जी अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये टॉपिक अब मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दिया पैंडेमिक के हवाले से। ज़ाहिर है अब सब लोग एक तरह से ये सब चीज़ें हमारा एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनती जा रही हैं, क्योंकि पिछले एक साल में ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रह गई है। और सिर्फ ये नहीं कि अगर हम अपने पाकिस्तान के हवाले से ये बात नहीं है, पूरी दुनिया में ही ऐसा हो गया है। सो आपको क्या लगता है, क्योंकि लोगों के ऊपर बहुत असरात तो हुए हैं साइकोलॉजिकल, अगर हम देखें सिर्फ उनके इमोशंस को अगर हम नोट करें तो बहुत ज़्यादा लोगों में चेंजेस आए हैं। तो किस तरीके से डील किया जा सकता है इस सिचुएशन, क्योंकि सबके लिए ये एक नई सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि पहले ये चीज़ हो चुकी है और लोगों को पता हो कि स्टडीज़ हमारे पास हैं और अब हमें पता हो कि हमने इसको किस तरह से हैंडल करना है। तो कोई पिछली स्टडीज़ तो है नहीं, तो जाहिर है आप लोग भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास भी नए नए केसेस आ रहे हैं, नई प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। तो हाउ वी शुड डील विद इट? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पेंडेमिक के बारे में अगर हम बात करें तो नॉट ओनली विद पेंडेमिक बट अगर हम सिर्फ चेंज को लेके बात करें तो चेंज इज़ नॉट ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल विद ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। तो ऑटोमेटिकली जब हमारी बॉडी किसी नई सिचुएशन को देखती है, उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करती है, तो उस बॉडी के कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम चेंज के साथ एडजस्ट करने में बॉडी हमें बार बार बता रही होती है कि हाँ जी अब मुझे मुश्किल हो रही है, अब मुझे आसानी हो रही है। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको एक जो है वो अपने आप को भी संभालना होता है, आई वुड रादर से। अगर हम पेंडेमिक के हवाले से देखें तो पेंडेमिक में हुआ क्या कि हम सब के जो कोपिंग स्केप्स थे या मैकेनिज़म्स थे वो बहुत रिड्यूस हो गए। बहुत सारे लोगों का, क्योंकि वर्क प्लेस एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, ख़ास तौर पे वो लोग जो ख़ास तौर पे वो लोग जिनके लिए जो है वो वर्क प्लेस एक स्केप की अहमियत रखता है या एक थोड़ा सा ग्राउंडिंग की अहमियत रखता है कि भाई अगर फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा फंक्शनल फैमिली नहीं है तो उनको वो एक ग्राउंडिंग मिलती है जब वो काम पे जाते हैं, जब वो काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन पहले सब एकदम से बंद हो जाना, फिर उसके बाद घर से काम करना, उसमें भी बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई क्योंकि लोग नहीं बेयर कर पा रहे थे। फिर एक और चीज़ की एंजाइटी हमने देखने को मिली कि आधे लोग इस चीज़ को जो है वो कह रहे थे हाँ ये एग्जिस्ट करती है, और आधे लोग कह रहे थे नहीं 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 नहीं, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, अभी तक भी नहीं है लोगों में, अभी तक भी नहीं है। सो ये सारे फैक्टर्स मिलके हमारे ऑलरेडी हमारे, मैं कहती हूँ कि हम जिस तरह से जिस एनवायरनमेंट में हम पले बड़े होते हैं उसमें बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि अपने इमोशंस के बारे में बात की जाना इज़ वेरी कंफर्टेबल। क्योंकि हमें तो बचपन से डिसमिस करना सिखाया जाता है ना, रोने ही क्यों, इतनी सी बात पे क्यों रो रहे हो भाई, वो रोने वाली बात है तो उसके लिए रोने वाली बात है तो वो रो रहा है। सो अब फिर उसमें ये हुआ कि जब घर में हम बैठते हैं या घर में हम, अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है सोचने के लिए भी। अब क्या हो रहा है, अब अपना आप अंदर से निकल के आहिस्ते आहिस्ते बाहर आ रहा है। अब अपनी जो बहुत सारी चीज़ें डिसमिस की हुई थी अब वो हॉन्ट कर रही हैं। फिर स्पेसिफिकली जिन घरों में फैमिलीज़ जो है वो थोड़ी सी डिसफंक्शनल होती हैं,
क्यों लोगों को आपस के सोचने का relationships। टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया शायद Exactly। और उसी में ये है कि पहले ज़्यादा मसरूफियत ज़्यादा थी, काम पे लोग निकलते थे और घर से बाहर निकलना भी एक एक्टिविटी होती है कि अगर आप घर से बाहर भी स्टेप आउट कर रहे हैं, लेकिन अब तो दुनिया का पूरी हाल ये हो गया कि आपने अपने घर में ही रहना है और अपनों के साथ ही रहना है, चाहे आपके कोई प्रॉब्लम्स अगर हैं भी तो आपने उनको घर में रह के ही सॉल्व भी करना है, Exactly। बेयर भी करना है और उनका वहीं पे ही कोई नतीजा भी निकालना है। सो वही बात है, इसी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। करना क्या चाहिए इसमें, देखो, किस तरह से इसके अपने लिए, आप को इमोशनली स्ट्रांग रखा जा सकता है इस टाइम अच्छा, पे? पहले तो आई डोंट अग्री विद द वर्ड सेइंग इमोशनली स्ट्रांग, क्योंकि हमारे यहाँ वो बहुत मिसडिफाइंड सा एक वर्ड है। हम ये कहते हैं कि जी इमोशनली स्ट्रांग वो होता है जो कुछ एक्सप्रेस नहीं करता या कुछ फील नहीं करता। इमोशनली स्ट्रांग वो बंदा नहीं होता। इमोशनली स्ट्रांग वो बंदा होता है जिसको पता हो कि हाँ मैं इस वक्त ये फील कर रहा हूँ एंड दिस इज़ ओके टू फील दैट वे। उसका रीज़न क्या है कि जब तक हम एक किसी भी चीज़ से जब तक हम लड़ते रहते हैं, दुश्मन से भी जब तक हम लड़ते रहते हैं तो एक वो माहौल गर्म रहता है, लेकिन जब हम लड़ना छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो पीस बनना स्टार्ट हो जाता है। द सेम हैपन्स विद द इमोशंस। सो वो जो बात है कि इमोशंस एकदम से सरफेस पर आ रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत है, क्योंकि वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने वाली एक्टिविटीज़ नहीं है। फिर जब आप काम करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी की वजह से आपका एक सेल्फ एस्टीम और ये सारी चीज़ें बहुत केटर हो जाती हैं, आपके इमोशंस केटर हो जाते हैं। तो उसमें आई वुड से कि हम जो अब चीज़ों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि प्रोलॉन्ग हो गया है। आई थिंक शुरू में हम में से कोई भी इतना प्रोलॉन्ग होना शुरू में यही लग रहा था कि हाँ 1-2 महीने में ये चीज़ खत्म हो जाएगी और जिंदगी फिर नॉर्मल हो जाएगी। बट दिस इज़ अ न्यू लाइफ, दिस इज़ द न्यू लाइफ स्टाइल। सो उसमें कुछ लोग एडजस्ट हो गए हैं, कुछ लोग नहीं हो पा रहे। तो हम उनको ये करते हैं कि पहले तो एक तो सबसे पहले कि एक्नॉलेजिंग व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इनसाइड यू। वंस यू मेक पीस विद इट, वंस यू एक्नॉलेज इट, ऑटोमेटिकली वो जंग खत्म होती है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में आती है। जब बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में आती है तो उसके लिए बाहर को सोच समझ के उस पर रिएक्ट करना आसान होता है। जब हम ये करवा लेते हैं उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अच्छा जी व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू फील बेटर। तो वो एक्टिविटीज़ हम इमोशंस का मसला ये है कि हम उनको निकाल के फेंक नहीं सकते। वी कैन नॉट, फीलिंग्स एंड इमोशंस को आप कर नहीं सकते। हम उनको ना स्टॉप, वी कांट स्टॉप देम, वी कैन नॉट जस्ट डिमिनिश देम। हम सिर्फ एक ये काम कर सकते हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा उदास फील कर रही हूँ, मैं उसको फील करूँ, लेकिन साथ साथ मैं उदासी का ऑपोजिट क्या है, खुशी, फीलिंग बेटर, रिएक्ट आप उस तरीके से नहीं करें। सो जब मैं दूसरी ऑपोजिट यानी जो पॉजिटिव इमोशन है उसका जब मैं टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, उसका रेशियो बढ़ा दूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरी उदासी ऐसे ऐसे रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएगी। राइट। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं जी उदासी कोई बहुत बुरी चीज़ है। हमें ये ह्यूमन इमोशन जो कि हर एक को होता है और उसको दबाना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसको बिल्कुल दबा के रख दें, क्योंकि एक इमोशन है और उसकी कोई ना कोई वजह होती है, इसीलिए वो इमोशन जो है बाहर निकल के आता है। लेकिन उसको आपने सना बहुत अच्छी तरह कहा कि अगर उसका जो ऑपोजिट है खुशी, अगर हम कुछ ऐसा कर लें जो चीज़ हमें खुश कर सके तो हम उस उदासी वाले इमोशन को दबा सकते हैं। सो एक छोटे से ब्रेक लेते हैं सना, और इमोशंस के ऊपर और फीलिंग्स के ऊपर आके दोबारा से बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं अपना पाकिस्तान में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान और मेरे साथ सना इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। बात हम कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले इमोशंस एंड फीलिंग्स के ऊपर। सना उसी को दोबारा से हम कंटिन्यू करते हैं कि इंसान की जो फीलिंग्स आती हैं, जो इमोशंस होते हैं, हमें अक्सर ये कहा जाता है कि हमें उन पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे अंदर कोई इमोशन है तो हम उसको एक्सप्रेस भी करें, ठीक है।
और वो अगर सही नहीं है या वो सोशली ठीक नहीं है, लोग दूसरों को सही नहीं लगता, या हमें लगता है कि अगर हमारा कोई इमोशन है या फीलिंग है उसकी वजह से हमारे साथ वाले लोग जो हैं वो ऑफेंड होंगे और परेशान होंगे, तो हम उसको दबाते हैं अपने फीलिंग्स को, ठीक है। और थोड़ा टाइम या आप समझें कुछ महीने कुछ सालों हम उन चीज़ों को दबा सकते हैं, बट देन कम्स ए स्टेज कि फिर वो दब नहीं सकती, क्योंकि अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं और इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं तो ऑब्वियसली वो निकलेंगे इंसान में से। सो क्या अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, रोकना चाहिए, दबाना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, जब मैं अक्सर ऐसा बोलती हूँ या बताती हूँ, कहती हूँ, समझाने के लिए कहती हूँ कि इमोशंस आर बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी and the law of energy says that energy cannot be created nor be destroyed, right. They are there. They can change their form. So अभी अगर आपने एक बात ये कही कि जी हम दबाते हैं, मैं यही कहूँगी कि जब हम दबा रहे होते हैं तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे होते हैं कि जिस वजह से हम उसको दबा रहे होते हैं वी एंड अप डूइंग द सेम, क्योंकि जब आउटबर्स्ट होता है तो रिश्ता तो ख़राब होता है, बिल्कुल, वो और ज़्यादा खराब होते हैं। So basically, I am very against the idea of controlling it. Personally, we cannot fix human beings. We are not robots. We are not machines. हम machines तो हैं नहीं कि भाई एक पुर्जा खराब हो गया दूसरा लगा दो, Right. या वो कम पावर वाला सही काम नहीं कर रहा, चलो हम ज़्यादा पावर वाला लगा देते हैं। जब हम इंसान होते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली जिस माहौल में हम रहते हैं ना, वहाँ पर ये दबाना सिखा के हमें ये सिखाया जा रहा होता है हाउ टू नॉट अलाउ योर सेल्फ फॉर बीइंग ह्यूमन। राइट। हमने मिसाल के तौर पे मुझे गुस्सा आ रहा है और मैंने एक्सप्रेस भी कर दिया, तो उसके बाद मैं अगले एक हफ्ते तक कुड़ती रहूंगी इस बात पे कि मैंने गुस्सा क्यों एक्सप्रेस किया। हाँ, बात ये है कि हो सकता है, बल्कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है, वो जो आपने कहा ना कि हम एक्सप्रेस नहीं करते, बेसिकली इमोशन इज नॉट द प्रॉब्लम इज हाउ वी एक्सप्रेस इट। okay. I mean, I have known people कि जिनको गुस्सा आता है वो चैनलाइज भी हो जाता है और इर्द गिर्द के लोगों को पता भी नहीं चलता। So this is what I would say कि right form of controlling. Yes. So कि basically control तो वो भी कर you रहे हैं। don't have to keep it in yourself. You don't have to control it. You have to manage it. कि वो जिस Manage it, तरह कंट्रोल करने के चक्कर में जिस तरह आउटबर्स्ट हो रहा है, हाँ। उसको एक शैलो रास्ता या नैरो रास्ता बना के आप उसको किसी और बेहतर तरीके से उसको निकाल सकें। लाइक आई माई सेल्फ प्रैक्टिस दिस लेटर थिंग। मुझे जिस पे भी गुस्सा आ रहा होता है मैं रात में बैठ के उसको लेटर लिखती हूँ Okay. उसके नाम से, अच्छा। और मुझे जो कुछ उसको कहना होता है मैं उसको कह देती हूँ। हाँ, उसको देती नहीं हूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, अच्छा। बट यस, उससे क्या हो रहा है, मैं जिस वजह से अपने गुस्से को अंदर दबा रही थी, यानी उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उस तक वो उस तरह से ना पहुंचे, उस तक भी नहीं पहुंच रहा, लेकिन मेरे अंदर से भी निकल रहा है। राइट। क्योंकि इमोशन बहरहाल जो भी है, अगर अगला बंदा सफ़र करना डिजर्व नहीं करता तो डिजर्व तो मैं भी नहीं करती ना। हाँ, तो ऑब्वियसली आप भी अपने अंदर गुस्सा रखेंगे। अगर ये मैं जैसे आपने रख रही हूँ लेटर तो वाली मैं मिसाल मैं दी, भी कर रही हूँ। तो अक्सर हम करते हैं, आप लोग भी करते होंगे कि कभी हम मैसेज लिख देते हैं, ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि शायद बहुत एग्रेसिव सा मैसेज लिख दिया और उसको डिलीट कर देते हैं। सो वो किस लिए होता है? वो इसीलिए होता है कि आपका वो जो एग्रेशन है वो उसमें निकल गया होता है, एंड देन आपका माइंड जब एक पीस में आ जाता है, देन यू रियलाइज़ कि नहीं, अगर ये चीज़ सही नहीं है और उसका शायद रिजल्ट जो है सही ना हो या दूसरे बंदे को ज़्यादा बुरा लगे, देन यू डिलीट दैट मैसेज। तो ये वही चीज़ हो गई कि आपने लेटर लिख दिया, अपना एग्रेशन निकाल दिया और उसके बाद खुद भी पीस में आ यही गए। कहते हैं कि बेसिकली असल में प्रॉब्लम क्या होती है कि मसला वहाँ आता है जहाँ पर इवेंट और मेरे रिस्पॉन्स में दरमियान में गैप ना हो, क्योंकि हमारा माइंड उस तरह से वायर हुआ है ना, मतलब सारी जिंदगी के पैटर्न्स हैं, वो एकदम से तो चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं अपने रिएक्शन से पहले सिर्फ चंद सेकंड का वक्फा ले लूँ, चंद सेकंड के लिए अपने रिएक्शन को होल्ड कर लूँ, तो यू विल सी कि वो ऑटोमेटिकली वो जो इमोशन की इंटेंसिटी है वो नीचे आ जाती है। राइट। लाइक अगर मुझे इस वक्त आप पे गुस्सा आ रहा है, आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ, यू विल नेवर नो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बट मैंने अपने अंदर अपने रिस्पॉन्स को मैंने टाइम दिया। सो क्या हुआ कि वो जो शायद येल करने की एक अर्ज थी या फौरन से रिएक्ट करने की अर्ज थी वो नीचे चली गई,
क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लिया ओके बाय टेकिंग अ डीप ब्रेथ। एंड देन जब वो अर्ज नीचे चली गई तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेरा रिस्पॉन्स चेंज हो गया। हो सकता है फिर मैं आपको असर्टिवली बता दूं कि भाई ये वाली बात ना मुझे समझ नहीं आई। सो उससे क्या होगा कि मैं असर्टिवली आप तक बात भी पहुंचा रही हूँ। आपको ये नहीं है कि मैंने अगर अपने आप में मैंने खत लिख लिया या मैंने डीप ब्रेथ कर लिया तो आपको बताना जरूरी नहीं है, आप तक पहुंचाना जरूरी है कि मुझे क्या चीज पसंद नहीं आई है, मेरी क्या फीलिंग्स थी या इमोशंस था, उसको एड्रेस करना लेकिन जरूरी उसको है, सही तरीके से पहुंचा। लेकिन उसको नॉन हार्मिंग वे में, कि ना वो मुझे नुकसान पहुंचाए अंदर रह के, ना वो आपको नुकसान पहुंचाए और ना मेरा और आपको रिलेशनशिप खराब हो। राइट, क्योंकि हर वक्त लड़ना जो है वो जरूरी नहीं है। बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे फिर हम वही काम कर रहे हैं, हम उसी तरह से लोगों को या शायद रिश्तों को लूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने इनिशियली जो है वो अपने आप को कंट्रोल करना और दबाना शुरू किया था। अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही मिल रहा है, तो फायदा क्या हुआ इतना सारी मेहनत करने का। कि इतने अरसे जब आपने सफ़र भी किया और उसके बाद जब वो आउटबर्स्ट उसका इस तरह से निकल रहा है तो रिजल्ट तो वही आया जो कि शायद सालों पहले वो चीज़ होनी चाहिए थी। तो इसलिए चीज़ों को हैंडल किस तरह से किया जा सकता है, बेहतर तरीका उसका क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए हमारे पास सना जैसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आपके पास आते तो होंगे लोग, किस तरह के इमोशनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आपको देखने के मिलते हैं? यूजुअली लोग हमारे पास उस वक्त आते हैं जब उनके रिलेशनशिप्स ख़राब होना स्टार्ट होते हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऑफिस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर उस चीज़ को फोकस करना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ कि देखें, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास आने से पहले ना लोग गूगल करके आते हैं। अच्छा। मुझे ना फलाना डिसऑर्डर है, हाउ डू यू नो? गूगल किया था। द पॉइंट इज कि देखो, थोड़ी थोड़ी इमोशनल चीज़ें हम सब में होती हैं, क्योंकि बहरहाल हमें कभी किसी ने कोई मैनुअल के साथ तो हम पैदा नहीं हुए, हमें कभी किसी ने नहीं बताया, हमने सब कुछ खुद ही सीखा। तो मेरी बॉडी ने जैसे सीख लिया उसमें सरवाइव करना, उसको उसी चीज़ की आदत होगी। क्लिनिकली प्रॉब्लम उस वक्त आती है या क्लिनिकली हम उसको उस वक्त डायग्नोज करते हैं जब आपकी फंक्शनिंग में इशू आ रहा हो। मीन्स कि मैं इतना ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रही हूँ कि मुझसे सुबह ऑफिस नहीं जाया जा रहा, मेरे झगड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि ऑफिस में मुझे कोई पसंद नहीं करता, आइसोलेट हो रही हूँ, फैमिली में कोई बात नहीं करता, घर वाले जो है वो कहते हैं कि बस हमारा तुमसे खाने पीने तक का ताल्लुक है और नहीं है। हाँ, इस हद तक भी हो जाता है। राइट, दैट सिंपली मीन्स नाउ यू, दिस इज द हाई टाइम यू नीड टू गेट हेल्प। ओके। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, हम ये कहते हैं कि जी वो प्रोएक्टिव अप्रोच ही होती है कि जैसे ही आपको समझ आए कि देयर इज दिस चेंज इन इमोशंस दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग, एक चेंज आया है जो आप कह रहे हैं कि जी 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते महीने 2 महीने पहले नहीं था और अब एकदम से वो चीज़ें बढ़नी स्टार्ट हो गई हैं, देन यू नीड टू सी अ प्रोफेशनल, देन यू नीड टू टॉक टू अ प्रोफेशनल। तो वो ताकि वो समझ सके और वो उतना डिसफंक्शनिंग की तरफ जाने से पहले ही उसको मैनेज कर लिया जाए। राइट, ठीक है। चलें सना, बहुत अच्छी बातचीत आपसे रही इमोशंस एंड फीलिंग्स के हवाले से। और वही बात है कि इन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ह्यूमन नेचर है, इंसान है और इंसान इन्हीं चीज़ों से मिल के बना है, अब मशीन नहीं है जैसे कि आपने बताया। तो बिल्कुल इमोशंस भी हैं हमें, फीलिंग्स भी हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरह से मैनेज करना है, हमें ये आना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का सना। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा आपसे मिलते हैं अपना पाकिस्तान में। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और अब मेरे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनके बारे में अगर मैं ये कहूं कि वो आए और छा गए तो गलत नहीं होगा। आप उनको बहुत सारे मशहूर और जो आजकल हमारे टीवी सीरियल्स चल रहे हैं उनमें देखा है, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उन्होंने, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और भी कुछ टैलेंट्स हैं उनके, उस पर हम बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं अस्साम खान।
अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से? इतना आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है यार, थैंक यू। नहीं नहीं, वाकई में Very मीन्स के humble। बहुत कम ऐसा था, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा ड्रामा हैं और इतने आर्टिस्ट भी आ गए हैं कि अक्सर हम लोगों को पता नहीं चलता। बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि अपना मकाम बना पाते हैं, एंड यू आर वन ऑफ दोस्त। थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने स्टार्ट जो किया था वो थिएटर से किया था? बिल्कुल उज़्मा, ठीक है। मैं पढ़ और- रहा था और उसी के बीच में अपना यूनिवर्सिटी बैचलर्स कर रहा था। वहीं पे हम पहले कॉलेज के प्लेस करते थे थिएटर के, फिर एक दफ़ा वहाँ से ऑडियंस में दावर महमूद एक डायरेक्टर थे, अनवर मकसूद साहब ने एक स्क्रिप्ट राइट की थी 14 अगस्त, जी जी जी। तो फिर हमने वो परफॉर्म किया, वहाँ से फिर चलते रहे। अच्छा, तो यानी कि आपका स्टार्ट ही जो है अनवर मकसूद साहब के स्क्रिप्ट पे हुआ। तो जी। ऑब्वियसली जब स्टार्ट ही इतना अच्छा हो तो फिर एक आर्टिस्ट के लिए बड़े एहसास की बात होती है कि उनकी स्क्रिप्ट पे आपने काम किया है। जी, बहुत लर्निंग थी वो भी, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा लर्निंग थी। अच्छा, एक तो वो होता है ना कि उसमें आप एक इतने कि ऑब्वियसली ही इज़ अ लेजेंड, आप एक इस तरह बिल्कुल। के उनके साथ आप काम कर रहे हैं। और शुरू में तो हम पे थोड़ा एक होता था कि जैसे हम तब वैसे कर रहे हैं, अब तो अनवर साहब आगे कमरे में तो चुप 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 अनवर साहब आ हाँ, गए हैं। बिल्कुल। मगर ही इज़ नॉट एट ऑल, यानी वो इतने वो हम्बल और इतना वो कि बाय द टाइम एंड जब हम लोगों ने अपना रन कराची का, क्योंकि हमने कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में हमने वो लेकर गए थे खेल जो था, और बाय द टाइम हम लोगों का वो था कि अनवर साहब आ गए, ये यानी अनवर साहब आ गए, यानी अच्छा, इतने कैजुअल हो गए इतना थे। वो सही है। तो क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है और लेजेंड्स के साथ काम करना, ज़ाहिर है जिनको देख के हम लोग बड़े हुए हैं, और जब वो हमारे सामने आए और अगर हम उनके साथ काम कर रहे हैं तो एहसास की बात होती है, और घबराहट, ज़ाहिर है घबराहट तो होती है कि इतने बड़े लेजेंड के साथ आप काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आपके काफ़ी सारे सीरियल्स जो हैं बहुत मशहूर हुए, नूरजहां, दिल मोम का दिया, और दिल मोम का दिया तो मैंने भी देखा। मैं आपको भी बताई थी कि मैं इतने ड्रामास नहीं देखती, लेकिन वो एक ऐसा ड्रामा है जो मैंने देखा, और बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था उसमें आपका, एक ऐसे इंसान का कैरेक्टर, क्योंकि यूजुअली ड्रामों में ये वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और बस वो एक फिलर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं कि अच्छा हीरो है तो उसका भाई है, तो वो एक बस फिलर है, या हीरोइन की बहन है या भाई है तो वो साइड पे ही रहते हैं। बट योर कैरेक्टर वाज के जिसने के बाकायदा जो पूरी स्टोरी थी उसमें अपना रोल प्ले किया, और उस कैरेक्टर की वजह से स्टोरी चेंज हुई और आगे बढ़ी। सो कैसा लगा आपको उस कैरेक्टर को थोड़ा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो इतना आसान कैरेक्टर था प्ले करना। नहीं, हाँ उस्मा, बिल्कुल भी आसान तो बिल्कुल आसान तो मैं नहीं बोलूँगा। बिल्कुल आप ठीक आपने मुश्किल था। वो बोलिए, आपकी ऑब्जर्वेशन माशाल्लाह। मगर मैंने इससे पहले शद्दी शाहिद शफात ने डायरेक्ट जी, जी, हिदायतकार थे इस खेल, तो मैंने इससे पहले एक प्ले उनके साथ किया था खसारा, जिसमें थोड़ा जो मेरा कैरेक्टर था, अजहर नाम के एक उसका कैरेक्टर है जो बेसिकली अनएम्प्लॉयड है, और अपनी जो उसकी वाइफ है उसको ना बार बार यानी वो ड्रामे करता रहा, मैंने काम नहीं करना यानी, और वो बहुत यानी काम चोर है, और वो चाहता है कि वो काम करे, खुद वो घर में बैठे, खुद की रोटियां तोड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बीच में एक दफ़ा हम रीडिंग कर रहे थे एक सीन की, मुझे बहुत क्लियरली याद है। तो शद्दी जब भी बोलूँ शाहिद शफात के पास, तो शद्दी आए मेरे पास स्क्रिप्ट के बीच में, मुझे कहते हैं यार अगला एक मैंने तुमसे कराना है, जो बेसिकली एक नॉवल पे बेस्ड। अच्छा, काफ़ी बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि दिल मोम का दिया वाज एक्चुअली सायरा रज़ा का एक नॉवल था। तो मुझे कहने लगे यार तुमने ना इसके हमारा 2 या 3 दिन का काम रह गया था खसारा का, तो मुझे कहते हैं यार मैं तुम्हें ये एक वो नॉवल दूंगा, तुमने ना ये पढ़ना है, और इसमें ये कैरेक्टर सबसे छोटे भाई का तुमने वो करना है। तो ओरिजिनली जो नॉवल में लिखा हुआ था, हम बात भी अभी कर रहे थे, वो 18-19 साल का ये लड़का था। इतना यंग, हाँ। अब चक्कर ये होता है कि ये इसके जो पेरेंट्स हैं बहुत छोटी उम्र में ना दे पास, और बड़े भाई ने ही उनको रेस किया होता है। हमें उसी ने पाला है। तो मेरे लिए मेरे अब्बा भी वही हैं, मेरी अम्मी भी वो जो यासिर भाई का कैरेक्टर है वो है, और जो बीच वाला भाई है वो थोड़ा सा ना घर से बाहर वाला है, यानी इतना ज्यादा घर में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये ना अपनी यानी एक तरीके से वो नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्स घर में एक होता है जो सबसे छोटा वाला सिबलिंग होता है, वो फिर बीच वाले का भी कोई एक वो नहीं है, बड़े भाई की भी आपने जो देखा है तो वो उसकी भी अपनी एक कमिटमेंट्स हो गई, तो ये पूरा सर पे आ गया है इसके। तो वो ऑब्वियसली बात है, वो एक्सप्लोड भी करता है तो बहुत एग्जैजरेटेड उसमें। आपने अगर देखा होगा कि वो अगर थोड़ा इमोशनल हो रहा है, वो इसमें भी एग्जैजरेशन है, खुश है तो वो भी एक एग्जैजरेशन। दरअसल उसको फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट है मेरे हिसाब से, कि वो उसको लगता है कि मेरी ना बात की कोई वर्थ है, ना मेरी बात की कोई उसमें घर में कोई इम्पोर्टेंस है।
को इतना एग्जैजरेट करके वो करता है और इसी वजह से वो फिर इवेंचुअली घर छोड़ के चला जाता है Exactly. उसको जब ये फील होता है कि मेरी तो यहाँ पे कोई सुन नहीं रहा, बिल्कुल, जबकि बिल्कुल। वो बिल्कुल सही बात कर रहा होता है। हाँ। और एंड में प्रूफ यही होता है कि उसने जो कुछ कहा होता है और वही चीज़ें आगे जाके साबित होती हैं। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा ड्रामा, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा क्योंकि बहुत मशहूर ड्रामा था, सो आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये बताइए कि आजकल क्या हो रहा है, कोई नए प्रोजेक्ट्स कुछ डिफरेंट काम कर रहे हैं आप, उस पर बताएं। उसमें मजे का काम हो रहा है, डिजिटल का काफी बढ़ गया है जी, काम। अब तो डिजिटल डिजिटल पे का काफी एक सीरीज है जिसके लिए वो बाल बाल भी बड़े मजे की लोगों को अच्छी लगेगी। वो जिस तरह से कोई तकरीबन 6-7 मंथ्स दिए थे इस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करने के ओके, लिए। अच्छा। जिसमें वो बालों का भी था, कुछ वेट का भी था और स्क्रिप्ट भी कुछ इसी तरह की है कि जिसमें थोड़ी कैरेक्टर की मजा आएगा। यानी और ऑब्वियसली बात है वो तो मैं बता तो उसका हाँ, ये इतना नहीं बताइए हाँ, उसको आप। मगर कोशिश यही रहेगी कि जो फैंस है, जो ऑडियंसेस है, वो डिसअपॉइंट ना हो। कोशिश यही रहेगी कि चलें उस इंशाल्लाह हिसाब से अच्छा किरदार को होगा। निभाएं। अच्छा, सीरियल्स आपने काफ़ी सारे किए, सोप भी किया कोई? सोप मैंने एक किया था मगर वो ऑन एयर नहीं हुआ था। अच्छा, ऑन एयर नहीं, किस वजह से? आपकी वजह से तो नहीं हुआ? नहीं मेरी कोई वजह और से नहीं, वो वजह थी? उनकी अपनी कोई प्रोडक्शन की वो थी। अच्छा, और उसके बाद फिर कोई सोप नहीं किया? नहीं, सोप मैंने नहीं किया। अच्छा, और उसमें मैंने सोप पता है खुद वॉलंटरली जाके, यानी आई रियली वांटेड टू, क्योंकि आपने खुद इतना उस्मा यू वर्क फॉर टेलीविजन एंड आई फॉलोड योर वर्क। तो मुझे ना थोड़ा थिएटर में हमारा जो सीन का और वो थोड़ी मुझे बड़ा शौक था कि टेक्निक को जरा सही, जो है ना हाँ। मैं, और मेरा करियर का आगाज भी थोड़े एक ऐसे डायरेक्टर नजब अलग्रामी जिनके साथ हुआ, तो टेक्निकली जो चीजें थी ना मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि वो मैं उनको देखूं। तो थिएटर प्ले में तो वही है, हम सीन्स जो हैं वो रिहर्सल करे जा रहे हैं 1 महीना का रन की है, फिर एक टेक्निकल की, और फिर 2 महीना उसी परफॉर्मेंस को वैसे करे ही जा करते रहे हैं हैं। बिल्कुल। तो जब टेलीविजन पे आया तो सबसे पहले मैंने एक सिटकॉम किया। तो उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी ये होती थी कि हम दिन के जो थे तकरीबन 12 या 13 सीन्स शूट करते थे। अच्छा, तो ऑब्वियसली बात है उन सीन्स के लिए प्रिपेयर करना, प्रिपरेशंस और लाइन्स याद करना, उनको लाइन के बीच में रिहर्सल्स का जितना टाइम मिल पाता वहाँ तक तो हमारे पास था। फिर आगे जाके मैंने एक और थोड़ा लॉन्ग प्ले किया व्हिच वाजंट अ सोप, इट वाज अ सीरियल, बट दे वर शूटिंग अबाउट 18 सीन्स अ डे। अच्छा, तो उसमें प्रिपरेशन टाइम कम है, रिहर्सल टाइम कम है, और फौरन हमें, और उसमें थे भी कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा, एक सीन में 5-5, 6-6 कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद मेरी एक वो थी कि मैं कोई एक ऐसी प्रैक्टिस, कोई एक सोप की, मैंने बहुत से को एक्टर्स होते हैं उनके साथ मेरी बात होती थी, तो मुझे कहता था सामने कभी सोप मिले ना तो तुम ज़रूर करना, क्योंकि यू शूटिंग अबाउट 20 सीन्स अ डे। एंड वो एज एन एक्टर के लिए, प्रिपरेशन के लिए, टेक्निकली चीज़ों को समझने के लिए कि अगर तुम्हें लगे कि तुम कितने सीन्स दिन में कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इस सोप के लिए मैंने बोला कि मैं जो करूं। तो खैर वो उनका अपना कोई रीज़न था जिसकी वजह से वो ऑन एयर नहीं होगा। ये वैसे हमने जो बात की ये शायद ऑडियंस जो देखते हैं उनको तो समझ नहीं आएगी, लेकिन सोप और सीरियल में देखा जाए तो उसके बनाने में बड़ा फ़र्क होता है। देखने में तो आप लोगों को लगता है कि सोप चल रहा है और वो देखने में आपको इतना डिफरेंस नहीं लगता, लेकिन जैसे एक बात आपने की कि सीन्स का बहुत फ़र्क होता है, जिसमें कि एक्टर के ऊपर काफ़ी वो प्रेशर होता है और डायरेक्टर के ऊपर भी कि एक दिन में हमने इतने सीन्स करने हैं। बिल्कुल। और उसमें परफॉर्मेंस जो है वो भी डिफरेंट होती है और लोगों का रिस्पांस जो है वो भी डिफरेंट आता है। सीरियल जो है आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर कर रहे होते हैं क्योंकि आपके पास टाइम होता है, आपने सीन्स इतने नहीं करने, तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं और उस कैरेक्टर में ज़्यादा आ सकते हैं। 6-7 सीन दिन के सीरियल 6-7 सीन होते हैं, आप उसकी रिहर्सल भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ होती है जी। और सोप और सीरियल में यही थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, जो कि हम लोग जो कैमरे के सामने आके कैमरे के पीछे काम कर रहे होते हैं उनको थोड़ा पता चलता है, ऑडियंस को तो वो फ़र्क पता नहीं चलता और वो लोग तो देख रहे होते हैं। सो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें थी जिनको कि हम डिस्कस कर रहे थे, आप लोगों को भी थोड़ी बहुत समझ आई होंगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा फील्ड में जब ये इंसान आता है तो जैसे मैं आई तो मैंने हर चीज़ को एक्सप्लोर किया, मैंने एक्टिंग भी की, मैंने प्रोडक्शन भी की, मैंने सोप भी किया, सीरियल भी किया, इसके अलावा फिर आप एंकर भी रही, होस्टिंग भी की। आपको क्या लगता है कि आपने अभी और क्या क्या करना है इस फील्ड में? मुझे उस्मा जैसे अब जब शुरू में हम जब थिएटर करते थे ना तो थोड़ा एक ऑडिटोरियम बेस्ड परफॉर्मेंसेस भी हमने की, कुछ हम लोगों ने स्ट्रीट के लिए भी कुछ प्लेस तैयार किए जिसमें ऑब्वियसली आप स्ट्रीट था, हम यूज्ड टू सिट इन अ कार और हम जाके डिफरेंट एरियाज में
परफॉर्म करते थे, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता होता था, अचानक से एक परफॉर्मेंस शुरू हो गई है, तो आपसे अच्छा, स्पॉन्टेनियस okay, रिएक्शन हमें alright, वहाँ पे okay. वो होता था। डिजिटल में थोड़ा बहुत मुझे जो है ना वो वाला एक थिएटर, अब जैसे आज से कोई तकरीबन अगर 5 साल पहले मुझे आगे कोई ऑब्वियसली होता, आपसे भी होता, वो सवाल करते हैं ना कि कैसा हो, किस तरह अगर मुझे परफॉर्मेंस एक्टिंग के अंदर आना है या वो करना है, तो पहले मेरी सबको सबसे पहले एक एडवाइस हुआ करती थी, पहले मैं आज से 3-4 साल पहले बोलता था थिएटर करो। अब जब से वी हैव लाइक फोन्स एंड स्टफ, और वो जो डिजिटल यूट्यूब का एंड वो बिल्कुल, हाँ। अब मेरा होता है कि भाई अपना फोन निकालो और शुरू हो जाओ। अब डिजिटल में मुझे जो है ना थोड़ा अब उसी तरह का एक सिमिलर, अब तो देखिए बात वो है कि अगर आप में टैलेंट है तो अब वो चीज़ नहीं है कि आप वेट करें कि आपको कोई चांस देगा, क्योंकि देयर वाज अ टाइम के लोग कहते थे टैलेंट है, चांस नहीं मिल रहा, चांस नहीं मिल रहा। तो अब अगर किसी में टैलेंट है तो उसको चांस की जरूरत नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। एक्सपोजर है, लोगों के पास मीडियम है, आप अपना टैलेंट लोगों के सामने ला सकते हैं, और अगर वाकई होगा तो आप वो छुपेगा नहीं टैलेंट। तो इसी तरह से मुझे बिल्कुल होस्टिंग का भी, अगर वो मैंने भी बीच में आई वाज होस्टिंग अ सीजन, एक मैंने किया था विद यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं एक्टिंग क्लासेस भी देता हूँ इंडस वैली में, तो उनका हम अभी सीजन 2 प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके अलावा सिंगिंग, मैंने अपना करियर जो शुरू किया था वो जी, मैं इस पे खुद इन्होंने निकाल ली बात, वरना पहले कह रहे थे कि सिंगिंग के ऊपर बात नहीं करना तो वो बात मुझे जरूर करनी थी कि सिंगिंग स्टार्ट आपने सिंगिंग से किया जी। शौक आपको गाना गाने का था, और फिर खुद ही आपने गाना गाना छोड़ दिया। नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे शौक मुझे जो था ना एक्टिंग का, शुरू से मुझे बचपन से शौक एक्टिंग का। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो वो याद है, वो बचपन में हमारे वो एक होता था कि व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, एक ऐसे लिख के देना पड़ता था, एक्टर, हीरो बनना, हीरो बनना था। क्या वर्ड भी समझ गए। बिल्कुल, हाँ, वो एक्टर, थोड़ी बच्चा एक्टर तो नहीं लिखेगा, वो तो लिखेगा हीरो बनना है मुझे पढ़ोगे। तो हमेशा से इंटरेस्ट मेरा इसी उसमें था, मगर उसमें कॉन्फिडेंस का मुझे मेरा बहुत, आई वाज लाइक द बैक बेंचर, थोड़ा ना पीछे बैठने वाला। अभी तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वर्क किया था बैक बेंचर के साथ में बैठी हुई हूं, किसी मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ। तो मेरा बहुत ज़्यादा इशू था, मैं जो था ना बात नहीं, यानी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। अच्छा। तो ऑडिशंस होते थे स्कूल में हमारे, वो जो छोटे छोटे प्लेज होते थे, तो वो रेड राइडिंग हुड कर लिया, ये वो। तो हमेशा ना दरक का कैरेक्टर मैंने किया है, जाता मैं ऑडिशन था देने के लिए, मगर वो जब वो आ रही है रेड राइडिंग हुड, तो कभी राइट हो गए, हाँ, बस खड़ा हुआ एक इंसान, लेफ्ट हो गए, यानी वो बस वो वाले एक्सप्रेशनलेस इंसान। सही। यू नो, जब मैंने फिर उसके बाद कॉलेज में मुझे थोड़ा सा आई स्टार्टेड लिसनिंग टू म्यूजिक, एक थोड़ा रॉक की तरफ मेरा वो आया। फिर हमारा एक बैंड हमने एक फॉर्म किया, हमने कुछ थोड़ा एक एल्बम हम लोगों ने तैयार की, म्यूजिक वीडियोस बनाई, निकाली। मगर म्यूजिक में मुझे ये लगता था कि एज अ परफॉर्मर, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि एक मैं अपनी वोकल रेंज के थ्रू सिर्फ जो है परफॉर्मेंस कर पा रहा हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, फहद नवीद हमारे एक दोस्त, इन्होंने मुझे पहला थिएटर प्ले दिया, और जब मैंने पहली दफ़ा परफॉर्मेंस दी लोगों के सामने, जब मेरी बॉडी आई, आवाज़ आई, एक्सप्रेशन आए, तो मुझे लगा यार ये तो और भी लेयर्स हैं मेरे पास, और भी यानी वेपन्स हैं जिससे मैं अपने आप को एज अ परफॉर्मर एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपने उसको। फिर वो सिंगिंग थोड़ी, और मैं इतना अच्छा भी नहीं था सिंगिंग। सही है, तो आप वो एक्टिंग नहीं, ये बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जब आप कोई चीज़ उसको ट्राई ही नहीं करेंगे तो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और एक आर्टिस्ट का यही होता है कि अगर आप डिफरेंट चीज़ें को ट्राई करेंगे, देन आपको खुद भी पता चलता है कि आप में कौन सा टैलेंट है, किस में आप बेहतर हैं, किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कौन सा काम आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग एक तरफ लगे रहते हैं जहाँ पे कि वो उससे बेहतर काम कर सकते हैं अगर वो अपनी फील्ड को चेंज कर लें। लेकिन अगर शौक की बात है कि शौक इंसान का जिस तरफ हो वो उसको वहाँ पे ले जाता है। तो आपने एक्टिंग का शौक आपको रहा और आप आज एक्टिंग कर भी रहे हैं। डायरेक्शन का या प्रोडक्शन का कोई शौक है, इरादा है? डायरेक्शन और प्रोडक्शन का मुझे बिल्कुल शौक, तो क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज ऑल रिलेटेड, एंड मेरी जो पढ़ाई भी थी वो भी इन्हीं लाइंस की तरफ ज़्यादा रही, और प्रोडक्शंस और मैं यही कहती कि आपने फिल्म मेकिंग की है तो फिर डायरेक्शन का शौक तो होगा डेफिनेटली। बिल्कुल। तो और कुछ हमने की भी छोटी बहुत, कुछ थोड़ी सी कुछ प्रोडक्शंस की। अभी हम वी आर प्लानिंग समथिंग जिसको हमने बेसिकली इट्स ऑन पेपर, अब मुझे फॉर टेलीविजन और फॉर डिजिटल? फॉर डिजिटल। डिजिटल, यस। तो इट टुक मी अबाउट 8 years। इट वाज अ थीसिस का मेरा एक प्रोजेक्ट था जो बेसिकली शॉर्ट फिल्म थी, जिसको हमने पहले फीचर में ब्रेक किया और अब हम उसको एक सीरीज के फॉर्म में वो कर रहे हैं। तो वो अब देखें इंशाल्लाह ताला, पहली मेरी टेक होगी ऑन प्रोडक्शन। चलिए इंशाल्लाह, उसके लिए आप इतने एक्साइटेड हैं तो आई एम श्योर कि अच्छी चीज़ होगी। मुझे ये बताइएगा कि आपका, मैं नए आने वालों के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज अगर किसी सीनियर आर्टिस्ट से मैं ये पूछूँ कि नए आने वालों के लिए क्या मैसेज है, तो वो
मुझे नहीं लगता इतना सही सवाल होगा, क्योंकि उनका टाइम अलग था, वो दौर अलग था। आप इस टाइम पे आए जब फील्ड बहुत चेंज हो चुकी है, मीडिया बहुत चेंज हो चुका है। सो अब जो लोग आना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है कि जिसमें आने का शौक तो बहुत है लोगों को, ठीक है, और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको मीडिया में आने का शौक होता ही है। क्या मैसेज देंगे आप उनको आने के लिए? किस चीज़ पे उन्हें फोकस करना चाहिए, और अगर आना है इस फील्ड में तो किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए? मेरे हिसाब से नंबर 1 जो मेरा एक एडवाइस होगा, जो मैं अपने देखने वालों को सबसे पहले बोलूँगा कि कोई भी अपॉर्चुनिटी ना छोड़ें। मेरे हिसाब से किसी भी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आए, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। मेरे हिसाब से, एंड इन दिस डे एंड एज पॉसिबल है, यू कैन डू इट। एग्जैक्टली जो हम अभी बात कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल you have your mobile phone with you, you have your cameras with you यार, we don't need a crew। अभी मैं इतनी अच्छी उस दिन उसमें एक पोस्ट देख रहा था कि 10 साल पहले एक हेलीकॉप्टर, एक पिक्चर आई हुई है, उसमें एक हेलीकॉप्टर है, साथ में कैमरामैन खड़ा हुआ है, और बोलता है कि नीचे इसके बिल्कुल नीचे एक ड्रोन की पिक्चर है। तो बोलते कैसे 10 years में 2, यानी एक इतनी बड़ी ड्रास्टिक चेंज आया है। बिल्कुल। तो मेरा एक तो ये बड़ा एडवाइस होगा। थिएटर में इसलिए ज़्यादा लोगों को कहता हूँ करने के लिए कि थिएटर में एक बड़ी प्यारी चीज़ है। अब जैसे हम लोग अभी हैं, हम अभी रिकॉर्ड करेंगे या आप जैसे लाइव ये देख रहे हैं, तो हमें अभी हाथ के हाथ रिस्पांस नहीं मिलेगा, या एडिट होगी फुटेज, ये होगा वो होगा। थिएटर में एक बड़ा अच्छा है कि हमें अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स एज अ परफॉर्मर पता चल जाती हैं, और उसी वक्त आपको पता चलेगा, क्योंकि रिस्पांस उसी वक्त आता है। लेकिन एक जो मुश्किल चीज़ है थिएटर की, स्टेज की, जो भी आप स्टेज पे जो भी परफॉर्मेंस आप करें, कि उसके लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे खड़े होके और लोगों को फेस करना होगा ना, इट्स नॉट ईजी। बिल्कुल नहीं। मैं अगर कोई भी प्रोग्राम या सेमिनार जो उसको जब होस्ट करती हूँ, तो उस टाइम मैं वाकई में कांप रही होती हूँ पहले जाने से पहले। भाई, ये बहुत मुश्किल तो बहुत मुश्किल होता है, और यही लगता है कि अब कोई गलती हो गई तो उसको सही कैसे करना है, क्योंकि कोई आपके पास कट का टाइम नहीं होता, कुछ नहीं होता, वहीं पे ही लोग बैठे होते हैं। सो या इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह फिर आप आइएगा जरूर उस्मा, गाना सुनाइएगा नेक्स्ट टाइम। अभी सुना अभी नहीं सुनाना गाना, मुझे नहीं आता। आता तो है, सुनाना नहीं है इन्होंने, तो नेक्स्ट टाइम तैयार करके आइएगा गाना, आपसे ज़रूर गाना सुनूंगी। और जी इसके साथ ही अपना पाकिस्तान का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, और फेस TV नेटवर्क को फॉलो करें इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पर। अल्लाह हाफिज़।